हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना हियर। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने इस चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किए हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैनल है वो है लेट्स क्रैक, जहाँ पे सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है। अब सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं तो एनालिसिस चल रहा है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये सीरीज़ वहाँ चली हुई है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सभी करेंगे। अगर आप बीएड एस्पिरेंट हैं तो आप लेट्स क्रैक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको सीटेट, यूपी टेट, बाकी टेट्स की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप कॉलेज विद भावना पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे सारा सिलेबस मिलेगा। जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक कराए जाएंगे, फाइल्स, असाइनमेंट, एवरीथिंग, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं थ्योरी। हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, यानी अधिगमकर्ता का विकास, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले जो सबसे स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगोस। यानी साइको का मतलब होता है साउल और लोगोस होता है स्टडी। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर क्या है? आत्मा का अध्ययन होता है। हिंदी में भी देख लेते हैं। साइको साउल और लोगोस क्या है? स्टडी। ये ग्रीक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आत्मा का विज्ञान, ठीक है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो उन्हीं के बारे में अलग अलग हम देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इसे कहा गया स्टडी ऑफ द साउल, यानी आत्मा का अध्ययन इसे कहा गया। 16वीं शताब्दी में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था इसे आत्मा का अध्ययन? अरस्तु थे, प्लेटो, डेकार्टे जैसे दर्शन शास्त्री थे जिनके अनुसार इसे आत्मा का अध्ययन माना गया, ठीक है। लेकिन मेन जो फोकस होता है वो है एरिस्टोटल पे, ठीक है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरी बात है, फिर 17वीं शताब्दी में क्या है? इसे साइंस ऑफ माइंड माना गया, यानी मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया 17वीं शताब्दी में। ये इटली के दर्शन शास्त्र थे जिसे पेम्पोलॉजी कहा गया। पेम्पोलॉजी ने इसे कहा मन मस्तिष्क का विज्ञान, जिसमें मन की स्टडी की जाती है, मस्तिष्क की स्टडी की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या है? 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट आए, विलियम जेम्स आए। इन्होंने इसे कहा साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का विज्ञान इसे कहा गया 19वीं शताब्दी में। किसने कहा? विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने और जेम्स अली ने कहा, ठीक है। फिर क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया इसे 20वीं शताब्दी में। वाटसन ने कहा गया। बेसिकली नाम इन्हीं का ही रखा जाता है, लेकिन इनके साथ और भी साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे, जैसे कि हल हैं, थॉर्नडाइक हैं, पेवलोव हैं और स्किनर हैं। तो सभी ने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे। किसी ने इसे व्यवहार का अध्ययन कहा, किसी ने इसे चेतना का विज्ञान कहा, किसी ने इसे मन का विज्ञान कहा, किसी ने मस्तिष्क का विज्ञान कहा और किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, ठीक है। तो ये बात हुई साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या होता है? आत्मा का विज्ञान, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, साउल से और स्टडी से। यानी साइकोज यानी साउल, लोगोज यानी स्टडी, ठीक है, यानी आत्मा का अध्ययन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। फिर साइकोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हैं। मैंने स्किनर की रखी है क्योंकि ये फेमस है, ठीक है। साइकोलॉजी डील्स with reaction to every kind of situation that life present, यानी मनोविज्ञान हर प्रकार की स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाओं से संबंधित है जो जीवन प्रस्तुत करता है। यानी जैसे हम रिएक्शन करते हैं हर एक सिचुएशन में, लाइफ में हम क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन देते हैं, जैसे जैसे रेस्पॉन्स करते हैं, वो क्या है, सब साइकोलॉजी के अंदर आता है। जो हमारा बिहेवियर होता है, भाई हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे मनोविज्ञान ही तो है जो हम बिहेव कर रहे हैं। हम 4 लोगों से बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये साइकोलॉजी तो है हमारी। कोई अटपटा सा व्यवहार करने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे, तो साइको है, ये तो पागल है ना। तो ये साइकोलॉजी तो होती है, हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन में, कैसे हम बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। कि हम जो रिएक्शन देते हैं, हम जो एडजस्टमेंट करते हैं अपनी सोसाइटी में, फैमिली के साथ, परिवार के साथ, पड़ोस के साथ, ये हमारी साइकोलॉजी तो होती है, ठीक है। जो भी हम गतिविधियाँ करते हैं, जो भी हमारे अनुभव होते हैं, वो सारे साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन स्किनर ने दी थी, ठीक है, क्लियर है। फिर है नेचर ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। अब ये मत सोचना कि इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं बोल रही हूँ। बाकी मैंने बाइलिंगुअल रखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है।
तो मनोविज्ञान की कैसी प्रकृति है? एज अ प्रोसेस, फर्स्ट जो हेडिंग है एज अ प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया के रूप में। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के विकास में सहायता करता है। यानी क्या है, माइंड में रखता है, डेवलपमेंट होता है किसी भी इंसान का, किसी सोसाइटी में किस तरह से वो रहता है, ये सभी क्या है साइकोलॉजी के अंदर आता है कि इंसान का कैसे डेवलपमेंट होता है, किसी भी इंडिविजुअल का कैसे डेवलपमेंट होता है समाज में रह के। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी एक सतत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। भाई साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, कभी समाप्त थोड़ी ना होगी। भाई ऐसा थोड़ी है कि आज हम अपने आप को समझ रहे हैं कल नहीं समझेंगे, या फिर आज हम अच्छे से रिएक्शन दे रहे हैं, सोसाइटी में अच्छे से रह रहे हैं, समाज में अच्छे से रह रहे हैं, कल नहीं रहेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, ये कभी भी रुकता नहीं है, ये एक डायनामिक है, एक लचीला प्रोसेस है, एक लचीला प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या है, इंडिविजुअल अपने आप को समझता है, लर्न टू यूज मैक्सिमम हिज ओन कैपेसिटीज, इंटरेस्ट एंड अदर एटीट्यूड्स। यानी व्यक्ति क्या है, स्वयं को समझता है, अपनी क्षमताओं को समझता है, रुचियों को समझता है और अन्य दृष्टिकोणों को अधिकतम उपयोग करना सीखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है रिलेटेड विद लाइफ, यानी लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी का प्रोसेस है वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे जीवन से संबंधित है। कैसे संबंधित है? फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। भाई फॉर्मली कैसे है, हम स्कूल में भी सीखते हैं, इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ भी सीखते हैं, और क्या है इनफॉर्मली भी सीखते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही सीखते हैं, भाई घर पे भी सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं। तो क्या है, इनफॉर्मली भी सीखते हैं और फॉर्मली भी सीखते हैं। तो जो साइकोलॉजी है वो हमारी जीवन से जुड़ी हुई है, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या है, योगदान है, क्योंकि ये जीवन का अनुभव है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज, इंडिविजुअल बिकम फेमिलियर विद हिज रियल इमेज, साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन सेल्फ रियलाइजेशन। यानी क्या है भाई, साइकोलॉजी जो हमारी कैपेसिटीज़ होती हैं इन्हें डेवलप करने में हमारी मदद करती है। जो हमारी कैपेसिटीज़ होती हैं, जो हमारी रियल इमेज होती है, उससे फेमिलियर कराने में हमारी मदद करती है। भाई हमें पता होता है कि हम कितने पानी में, अगर कोई बच्चा है वो तैयारी कर रहा है 10th में 12th में, तो उसे पता होता है कि उसकी कैपेसिटीज़ कितनी है। तो साइकोलॉजी जो हमारी माइंड है, हमारे माइंड से हमें पता होता है कि हम लोग कितना कर सकते हैं, हमारे अंदर कितने गट्स हैं, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये है साइकोलॉजी का नेचर। फिर है इंडिविजुअल असिस्टेंस, यानी व्यक्तिगत सहायता। साइकोलॉजी क्या है भाई, किसी हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वहाँ क्या है, इंडिविजुअल असिस्टेंस, यानी एक एक पर्सन को असिस्टेंस मिलेगी, एक एक पर्सन को हेल्प मिलेगी। अब जैसे कि कोई डिप्रेस्ड है और साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो क्या है, साइकोलॉजिस्ट एक ही लोग को तो देखेगा, एक बार में एक ही पर्सन को तो देखेगा, ऐसे तो है नहीं कि ग्रुप में देखेगा। भाई एक ही बंदे को तो समझेगा क्या दिक्कत है, क्या क्यों दुखी है, क्यों डिप्रेशन है, ये सिम्टम्स हैं। तो क्या है, ये इंडिविजुअल असिस्टेंस देता है। ठीक है, टास्क ऑफ ट्रेंड पर्सन, इसमें क्या है, एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं। भाई साइकोलॉजी मनोविज्ञान में जो पीएचडी कर लेते हैं, साइकोलॉजी से जो पीएचडी कर लेते हैं, वो होते हैं ट्रेंड पर्सन, जो कि किसी की भी मदद कर सकते हैं, एक काउंसलर की तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर है हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। अगर साइकोलॉजी अच्छी होगी तो हम क्या है, अच्छे से एडजस्ट कर सकेंगे किसी भी सिचुएशन में, फैमिली में, और क्या है सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट कर सकेंगे, यानी समायोजन भी हो जाता है। ठीक है, हेल्पफुल इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ सेल्फ साइकोलॉजी, यानी आत्म मनोविज्ञान की क्षमता को विकसित करने में भी सहायक है साइकोलॉजी। ठीक है, नो इम्पोजिशन ऑफ वंस व्यू पॉइंट, यानी अगर हम मन से तैयार हैं किसी काम को करने में तो कोई दूसरा हमें इम्पोज नहीं कर सकता कि भाई तुझे ये करना है। ये हमारी साइकोलॉजी है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पहनती हूँ, दूसरे को जो अच्छा लगता है वो अपनी मर्जी का करता है, तो हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी, मेरा मन है ना। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर करियर, भविष्य के करियर की तैयारी में सहायक, यानी ये क्या है, आगे तक हमारी सहायता करती है हमारी साइकोलॉजी, है ना। साइकोलॉजी एज एन एजुकेशनल सर्विस, एक शैक्षिक रूप में, शैक्षिक सेवा के रूप में भी मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। एक क्लाइंट सेंटर्ड यानी ग्राहक केंद्रित है। साइकोलॉजी एज अ सब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन सपोर्टिंग डिवाइस, यानी शिक्षा सहायक उपकरण की एक उप प्रक्रिया के रूप में है मनोविज्ञान। क्या है, एक सब प्रोसेस है एजुकेशन का। ठीक है, साइकोलॉजी एज मोर देन असिस्टेंस, यानी सहायता से अधिक के रूप में मनोविज्ञान है। ठीक है,
फिर है एजुकेशन। भाई आगे हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसलिए पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि एजुकेशन क्या होता है। पहले हमने साइकोलॉजी का मीनिंग समझ लिया। देखो ये क्वेश्चन रेयरली आता है, लेकिन स्टार्टिंग है चैप्टर की तो इसलिए हमने रख लिया है, ठीक है। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट तो है एजुकेशन, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए उसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एजुकेशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है। एजुकेशन जो वर्ड है ये लेटिन भाषा से लिया गया है। किससे? लेटिन भाषा से लिया गया है। 3 शब्दों के अंतर्गत ये आता है, एडुकेयर, एडुसेयर, एडुकेंटम, ठीक है। ये डीएसएसबी पीआरटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 3 शब्दों से डेराइव किया गया है, एडुकेयर, एडुसेयर एंड एडुकेंटम, ठीक है। एडुकेयर का क्या अर्थ होता है? ऊपर लाना या पोषण करना, यानी टू ब्रिंग अप और टू नरिश, ठीक है। भाई हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो हिडन है, जो चीज़ें छिपी हुई हैं, उन्हें ऊपर लाना और उन्हें नरिश करना, उन्हें पोषित करना। हम पोषित कैसे होते हैं भाई? जैसे कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है, वो कभी स्कूल ही नहीं गया, तो उसका जो हिडन टैलेंट है वो तो छिपा ही रहेगा, है ना, बाहर थोड़ी ना निकलेगा। तो एजुकेशन से तात्पर्य यही तो है। इन वर्डों का, इन वर्ड्स जो हैं, ये शब्द हैं, इनका यही तो मतलब है। एडुकेयर का मतलब होता है ऊपर लाना, टू ब्रिंग अप और टू नरिश, ठीक है। एडुसेयर, एडुसेयर का क्या मतलब है? टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रैग आउट, यानी क्या मतलब है? आगे लाना और बाहर निकालना, ठीक है। एडुकेंटम का क्या मतलब है? इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, ई और क्या है? ड्यूको। ई का क्या मतलब है? अंदर से बाहर की ओर, और ड्यूको का अर्थ है विकास या प्रगति करना, ठीक है। तो ये 3 शब्द हैं जो कि डेराइव किए गए हैं, जिनसे एजुकेशन शब्द बना है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाती है, और आपने सरकारी स्कूल में भी लगा हुआ देखा होगा कि ये डेफिनेशन के पोस्टर लगे हुए होते हैं या फिर ये दीवार पे लिखी होती हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन के बारे में डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यानी शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे अंदर पर्सनैलिटी है, जो हमारे अंदर मौजूद है, वो क्या है? शिक्षा की वजह से है। शिक्षा, अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलती रहे तो हमारे क्या है? गुण अभिव्यक्ति बाहर निकल के आती है। जो हमें जन्मजात चीज़ें मिली हैं वो एजुकेशन के थ्रू ही तो हमें मिलती हैं, एजुकेशन के थ्रू ही तो बाहर निकलती हैं, ये तो छिप नहीं जाएंगी, है ना। तो एजुकेशन की वजह से हमें क्या है? परफेक्शन मिलता है एक इंसान को। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि शिक्षा से क्या अर्थ है? बच्चे मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण चित्रण। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि बच्चे का क्या है? एजुकेशन से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। पेन को क्या हो गया? होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, यानी सर्वांगीण विकास हो, हर एक एस्पेक्ट पे काम करे, हर एक एस्पेक्ट पे काम करे, यानी कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी, साइकोमोटर, यानी हमारे संवेग भी ठीक होने चाहिए एजुकेशन से, हमारा मन भी ठीक होना चाहिए और हम चीज़ों को करके भी सीखें, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब हमने एजुकेशन के बारे में इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमें पढ़ना है एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? स्किनर ने डेफिनेशन दी है, 2 डेफिनेशन मैंने रखी हैं, वैसे तो बहुत सारी दी गई हैं बुक में, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन 2 मैंने रखी हुई हैं कि पेपर में आप 2 भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। स्किनर ने डेफिनेशन दी है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान से क्या मतलब है कि शैक्षिक स्थिति में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है, यानी कैसे हम बिहेव करते हैं। यह शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के तहत मानव व्यवहार या व्यक्तित्व के विकास, मार्गदर्शन के अध्ययन से संबंधित है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, ये इसके अंदर पढ़ा जाता है। हमारी क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है, क्या हमारी पर्सनैलिटी है, क्या हमारा सोशल प्रोसेस है, ये सारा एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दिया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। यानी क्रो एंड क्रो कहते हैं कि एजुकेशनल यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। भाई क्या है?
हम जन्म से ही सीखना शुरू कर देते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 साल तक, 15 साल तक या 20 साल तक ही सीखा फिर फुल स्टॉप लग गया, ऐसा तो है नहीं। हम जीवन भर सीखते ही रहते हैं। अगर हम 70 साल के भी हो जाएं और कहीं अलग जगह जाएं या किसी और नए लोगों से मिलें तो वहाँ भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो क्या है, हम जन्म भर सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो ने। देखो हिंदी में क्या लिखा है, को और को, ये गलत है। ठीक है, क्या है, क्रो एंड क्रो। ठीक है, आई होप आपका यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं फिर है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा क्या है, क्या इसका स्कोप है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण में, पर्यावरण और आनुवांशिकता का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। बच्चे के विकास में भी भाई जितना रोल हेरिडिटी का है उतना ही रोल एनवायरनमेंट का है। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ये भी आता है कि हम बच्चे की क्या है साइकोलॉजी देखें या ह्यूमन साइकोलॉजी देखें, ह्यूमन स्ट्रक्चर देखें कि बच्चा क्या है, पढ़ने के लिए तैयार है नहीं। भाई टीचर है, जैसे क्लास में पढ़ाने जा रहा है तो क्या है, बच्चे की साइकोलॉजी भी देखेगा, है ना, बच्चे का मनोविज्ञान भी देखेगा कि बच्चे की रुचि है पढ़ने में, नहीं है, बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है। ठीक है, बच्चे की इंटेलिजेंस देखेगा और मैच्योरिटी देखेगा। मैच्योरिटी क्या होता है, भाई बच्चा स्टार्ट होता है जैसे 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 ग्रो करना शुरू करता है, बच्चा जैसे जन्म लेता है तो चीज़ों को रेस्पॉन्ड करता है, एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करता है, एक्टिविटीज़ करता है। अब कोई भी 10 साल का बच्चा, उसे 15 साल की कोई भी एक्टिविटी दे दें या काम दे दें तो उसे कहते हैं कि ये इसके लिए मैच्योर नहीं है अभी। तो मैच्योरिटी क्या होती है, परिपक्वता, यानी एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करना, चीज़ों को रेस्पॉन्ड करना। ठीक है, चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया देना। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के शिक्षण में प्रमुख, यानी किस तरह से बच्चों को टीचिंग करानी है। ठीक है, किस तरह का शिक्षण होना चाहिए, किस तरह के मेथड्स यूज होने चाहिए। फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी बच्चों को क्या है, टाइम टू टाइम हर एक स्टेज पे, हर लेवल पे क्या है, गाइडेंस और काउंसिल करते रहना चाहिए। ये टीचर की प्रायोरिटी होती है, टीचर का एक हक होता है। ठीक है, फिर है साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, यानी जब शिक्षण करा रहे हो, जब पढ़ा रहे हो तो बच्चे का मनोविज्ञान भी समझना होता है कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है ना, और किस लेवल तक बच्चे को पढ़ाना है, क्या बच्चे को समझ आ रहा है, क्या बच्चे का इंटरेस्ट है, क्या बच्चे की रुचि है, क्या बच्चे की योग्यता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द इंडिविजुअल और ईगो ऑफ द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी व्यक्ति या अहंकार और बच्चे के सामाजिक पहलू का संश्लेषण, कि बच्चे का सामाजिक पहलू भी देखना है, बच्चे की ईगो भी देखनी है, बच्चे की पर्सनैलिटी, सोशल एस्पेक्ट, उसके सारे एस्पेक्ट भी देखने हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, यानी बच्चे के चरित्र का भी विकास होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का यही तो मतलब है कि बच्चे, अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है स्कूल में तो क्या है, उसके कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी उसके चरित्र का भी विकास होना चाहिए। और मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट किस चीज़ का होता है, इंटेलिजेंसी का। ठीक है, जैसे IQ का होता है, जो कि टर्मन ने फॉर्मूला दिया है। मेंटल हाइजीन एंड एबनॉर्मलिटीज़, यानी बच्चा क्या है, जब स्कूल में आ रहा हो तो मेंटली हाइजीन हो, मतलब दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ हो। ठीक है, मानसिक स्वस्थता हो और उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ ना हो, और अगर हो तो उन्हें किस तरह से टैकल करना है, उन्हें किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का अध्ययन इसके अंदर हम करते हैं। भाई वो तो हमने साइकोलॉजी में पढ़ाई है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं, है ना। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी अलग अलग बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। भाई सब बच्चे एक तरीके से तो सीख नहीं सकते, सबके सीखने का तरीका अलग होता है, सब अलग अलग तरीके से ही सीखते हैं। लेइंग डाउन ऑफ द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण, बच्चे को पढ़ाने से पहले क्या है, करिकुलम हमें देखना पड़ता है कि किस तरह का करिकुलम हमें रखना है जिससे बच्चे को दिक्कत ना हो। पेइंग अटेंशन टू स्पेशल एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, यानी छात्रों के विशेष दृष्टिकोण पर भी ध्यान देना। ठीक है, अब है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति और विशेषता क्या है। ठीक है भाई, एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये क्या है, एक साइकोलॉजी के ब्रांच है, यानी मनोविज्ञान की शाखा है। भाई साइकोलॉजी की तो ब्रांच है, स्टार्टिंग में हमने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान ही तो पढ़ा था, उसी की ये एक छोटी सी ब्रांच है। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी जिसे हम अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई कैसे करते हैं, हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो क्या है ये अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसे अप्लाई करते हैं जिससे कि ह्यूमन एजुकेशन हो सके, हम पढ़ सकें। ठीक है,
ओनली स्टडीज द फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैन, यानी केवल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक क्षमता और व्यवहार का अध्ययन इसके अंदर होता है। बस क्या है, किसी भी ह्यूमन की क्या है, फिजिकल और मेंटल फैकल्टीज बिहेवियर इसके अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मानव व्यवहार के सहज और पर्यावरणीय कारक का अध्ययन भी होता है, यानी जो क्या है, ह्यूमन की इनेट टेंडेंसीज होती है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर है, ह्यूमन बिहेवियर है, इनकी भी स्टडी इसके अंदर होती है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था कि इसके अंदर क्या है, बिहेवियर पढ़ा जाता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। फिर कुछ डिफरेंस है साइकोलॉजी में और एजुकेशनल साइकोलॉजी में। क्या डिफरेंस है, मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के बीच क्या अंतर है। भाई साइकोलॉजी तो एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, यानी मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय है, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी इसकी एक छोटी सी ब्रांच है या फिर मनोविज्ञान है खाली। अगर मनोविज्ञान भी ना देखो तो ये क्या है, इसकी ब्रांच है। ठीक है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, लेकिन उसमें से एक क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी एक विज्ञान है, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक अप्लाइड साइंस है, यानी अनुप्रयुक्त विज्ञान है, यानी जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो साइकोलॉजी का स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसमें मनुष्य, पशु पक्षियों के व्यवहार के मूल प्रेरक एवं नियंत्रक कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जबकि शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत छोटा है, संकीर्ण है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मानव व्यवहार के मूल प्रेरक और नियंत्रण कारकों का ही अध्ययन किया जाता है, यानी इसकी छोटी सी ब्रांच है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ हम कंट्रोलिंग फैक्टर्स पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, जो आपको समझ नहीं आया हो वो भी बताइए, और टीचिंग का जो स्टाइल है ऐसे ही रखूं या फिर ज़्यादा हिंदी यूज़ करूं, ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करूं, या फिर जैसे करा रही हूँ वैसे ठीक करा रही हूँ। ये हमारी पहली क्लास थी, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। बाकी ये स्टार्टिंग का जो पॉइंट है साइकोलॉजी, ये थोड़ा सा पेचीदा है, ये ऐसे ही लगता है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है। बाकी आगे आपको इंटरेस्ट आने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक वाइज मैं सारी क्लासेस कराऊंगी और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।